नमस्कार, मैं संकल्प जैन और आज आप देख रहे हैं कसक का स्टोरी ने जो एक श्रृंखला शुरू की कलमकार। इसमें आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं राष्ट्रीय कवियत्री नंदिनी श्रीवास्तव जी। तो आइए आज जानते हैं उनके पिटारे में क्या क्या है। नमस्कार दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कसक का स्टोरी की श्रृंखला कलमकार में। बहुत शुक्रिया। और कसक स्टोरी की टीम के फाउंडर अमित जी को बहुत बहुत आभार और आपको भी बहुत बहुत आभार। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं राष्ट्रीय कवियत्री हूँ। मैं तो कवियत्री भी खुद को नहीं कहती हूँ, सीख रही हूँ, अंतिम दम तक सीखूंगी और सीखती ही रहूंगी, लिखती ही रहूंगी। कोई बात नहीं, ये तो कहते ही हैं। और तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सुना है आप गोरखपुर से हैं जी। तो अपने बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी, मेरा जन्म जो है वो गोरखपुर से में हुआ और आजकल गोरखपुर को सब जानते हैं योगी जी की वजह से। तो मेरे पिताजी रेलवे में कर्मचारी थे, माता जी जो है वो हाउस वाइफ थी और वहीं मेरा पालन पोषण हुआ। विवाह भी गोरखपुर से 20 किलोमीटर दूर से जिनवा एक कस्बा है, वहीं मेरा विवाह भी हुआ। तो जीवन के 24 वर्ष मैंने गोरखपुर में गुजारे। मेरा लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, ब्याह सब कुछ गोरखपुर। क्या बात है। एक बात और है कि आप विज्ञान की छात्रा हैं, आपने अंग्रेजी साहित्य से एमए किया है, फिर हिंदी साहित्य के प्रति ये रुझान कैसे? हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। और कई बार मेरे जो साथ पढ़े हुए बच्चे हैं, मतलब मेरे जो दोस्त हैं, सहपाठी हैं, वो भी मुझसे ये पूछ लेते हैं कि अंग्रेजी साहित्य से एमए, बायो की स्टूडेंट, उसके बाद हिंदी में इतना अच्छा मतलब पकड़, इतना रुझान। तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी थी मैं और बायो 12th तक मैंने बायो से जो है 12वीं पास किया। और लेकिन चूंकि मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, दिनकर जी, ये सब पाठ्यक्रम में थे, इनको पढ़ती रहती थी। हमारी जो भाषा है ना घर की, वो भोजपुरी है। परिवार जो है वो मतलब ज्वाइंट फैमिली थी, सब दादा दादी, चाचा चाची से भरा हुआ परिवार, तो सब भोजपुरी में एक दूसरे से बात करते थे। तो भोजपुरी और हिंदी से जो लगाव मुझे रहा ना, वो मुझे इससे मतलब जो विज्ञान हो या मेरी साहित्य हो, ये मुझसे उससे विमुख नहीं कर पाया। ये मैंने करियर के लिए मतलब अपने पढ़ा। अपने जब शुरुआत हुई कम बुद्धि थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। बाद में लगा कि नहीं, ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। कि उसे डॉक्टर बनने के बीच में जो सबसे बड़ा रोड़ा आता था वो ये था कि मैं शुद्ध शाकाहारी, अंडा भी कभी नहीं चखा। मतलब मुझे पनीर, सोयाबीन भी मांसाहार लगते थे। तो मुझे लगता था कि मैं डॉक्टर बनूंगी तो ये चीर फाड़ कैसे करूंगी, तो दिमाग वहां से डाइवर्ट कर लिया। उसके बाद अंग्रेजी साहित्य में रुचि थी, तो अंग्रेजी साहित्य से एमए किया। पढ़ाया भी 3-4 वर्षों तक मैंने पढ़ाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मैं एडहॉक पे काफी दिनों तक पढ़ाया, पर वही ये बिटिया छोटी थी, पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से सब कुछ छोड़ करके और गृहस्थिनी बनी रही 10 वर्षों तक। जब मेरी बेटी 9-10 वर्ष की होगी, मुझे वक्त मिलने लगा, तो मुझे लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपनी डायरिया खंगालनी शुरू की। डायरिया खंगाली तो कोई कविता 20 साल पुरानी, कोई 25 साल पुरानी, कोई 5 वर्ष पुरानी, कोई 7 वर्ष पुरानी। फिर फेसबुक पे जुड़ी, जब लोगों को पढ़ना शुरू की, बहुत सारे लोगों से जुड़ी। किन किन का नाम भी, कुंवर बेचैन जी से जुड़ी, विष्णु सक्सेना जी से जुड़ी, अरुण जानी जी से जुड़ी, जो भी मुझे गीत गजल में प्रभावित करते थे। आलोक श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे गजलकार हैं, उनसे जुड़ी। इन लोगों को पढ़ने लगी तो मुझे लगा इस डायरी में आग लगा दो, तुमने कुछ ना लिखा अभी तो सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। तब पता चला कि ये मात्रा कुछ होती है, बहर कुछ होता है, मीटर कुछ होता है, शिल्प होती है कविता में, विधा होती है। फिर खुद को ही और लोगों की रचनाओं को ही अपना गुरु बनाया। मंगल नसीम जी को बहुत पढ़ा, इसको ही अपना गुरु बनाया। सर्वेश अस्थाना जी को पढ़ा, इसको अपना गुरु बनाया, लोगों की कविताओं को ही। और गूगल बाबा हमेशा मेरा साथ देते थे। कुछ मित्र थे जैसे राघव जी, भूपेंद्र राघव जी थे। मेरे एक चाचा जी लगते, राजेश राज जी, अंतरराष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, वो थे। कभी फंसती थी तो इन लोगों से पूछ लेती थी और इस तरह सबसे पूछते, पढ़ते, सीखते जो है वो आपके सामने बैठे। अच्छा, हमने देखा है आप मंचों पर, गोष्ठियों में, टीवी में बहुत सक्रिय हैं और आप एक पारिवारिक महिला भी हैं।
तो मंचों को, कविताओं को और घर परिवार का कैसे सामंजस्य बनाकर चलती हैं? हाँ, ये चुनौतीपूर्ण तो होता है एक महिला के लिए, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो शरीर निकलता है बाहर, आत्मा वहीं हो जाती है। घर के चार दीवारी पे वो छूट जाती है आत्मा, और शरीर जो है एक जुनून लेकर के बाहर निकल जाता है। परिवार बहुत सपोर्टिव है। मेरे पतिदेव स्वप्निल श्रीवास्तव, जिन्हें मैं हर्ष बोलती हूँ, सब हर्ष के नाम से उन्हें जानते हैं। एक बेटी है मेरी 16 वर्ष की, शताक्षी। तो इतना सपोर्ट है इन लोगों का, क्योंकि मैंने परिवार के लिए ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का जॉब छोड़ा, तो वो समझते हैं कि सिर्फ परिवार के लिए बलिदान इतना बड़ा हुआ है। तो और मैंने कभी शिकायत नहीं किया किसी से कि मतलब ऐसा कुछ है, और इतना सपोर्ट है कि अगर सुबह 9 बजे जाना है तो पूरा घर काम में लग जाता है कि 9 बजे निकलना है, तो कोई चाय बना देगा, कोई सब्जी, मतलब इस तरीके से हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि भरोसा बहुत है। तो मतलब मैं आज जहाँ भी हूँ उनमें अगर 3-4 लोगों का नाम लूँ तो सबसे पहला नाम मेरे पति का आएगा, दूसरा नाम मेरी बेटी का आएगा, तीसरा नाम मेरी एक सहेली है रिंकी नारायण, उसका आएगा। जैसे जब मैं घर से बाहर निकलने लगी थी तो मेरी बेटी 8-9 वर्ष की थी, तो उसने उसे यशोदा मैया बनती, माला मेरी पड़ोस में रहती थी, तो हमेशा वो ये कहती थी कि आप जाइए, खुशी की चिंता मत करिए, और मैं हूँ खुशी के साथ। कभी कभी 2-2 दिन बाहर रहती थी, कभी रात को 2 बजे आ रही, कभी पूरे दिन गायब रही। तो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला, बहुत सारे लोगों, परिवार के लोगों का बहुत सपोर्ट, परिवार के लोगों का भी मिला और एक इष्ट मित्रों का भी मिला, भाइयों का, माँ तो खैर अब इस दुनिया में नहीं है 3 वर्षों से, सास ससुर का जो दूर रहे उनका भी मोरल सपोर्ट बहुत मिला। नहीं करो, तुम्हें करना है, तुम्हारे अंदर ये माँ शारदा ने तुम्हें ये गुण दिया है और तुम्हारी रुचि है, तो घर परिवार जो है, मतलब मेरे हस्बैंड का ये कहना था कि तुम्हारा जो कौशल है, स्किल है, उसको सिर्फ किचन के पसीने में मत नहाओ, खाना हम मैनेज कर सकते हैं, तुम आगे बढ़ो। अच्छा, आप पद्य में लिखते हैं, क्या गद्य में भी आपकी रुचि है? हाँ, रुचि है, बहुत बड़ा है। अंग्रेजी के उपन्यास भी बहुत सारे पढ़े, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य की छात्रा नहीं हूँ, स्नातकोत्तर मैंने अंग्रेजी और मॉडर्न और यूरोपियन लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स से किया है। तो कीट्स, वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स डिकेंस, शेक्सपियर सबको पढ़ा है, जॉन मिल्टन के पैराडाइज सब कुछ पढ़ा है। चूँकि हिंदी भी साथ साथ पढ़ती थी, मैंने 12वीं तक हिंदी पढ़ी, तो उसमें माखनलाल चतुर्वेदी हो गए, महादेवी वर्मा जी हो गई, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता हो गया, राग दरबारी हो गया श्रीलाल शुक्ल जी का, तो वैशाली की नगर वधू हो गई। तो हाँ, गद्य और पद्य दोनों में समान रुचि है। 1-2 छोटी मोटी कहानियां भी, लघु कथाएं भी लिखी हूँ, लेकिन अभी लेखन में हाथ जो है वो गद्य में नहीं आजमाया, अभी पद्य ही सीख रही हूँ, और मुझे लगता है ये जन्म उसमें कम पड़ जाएगा। लेकिन आपने बताया कि आपने शुरू से ही जो रचनाकार हैं उनकी कविताओं को अपना गुरु बनाया, हाँ। आप उन्हीं को पढ़ते आ रहे हैं, तो किन रचनाकारों से आप प्रभावित हैं? जैसे जो पुराने रचनाकार है उसमें मैंने बताया कि सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, निराला जी, कहानियां पढ़ूं तो प्रेमचंद जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, आज्ञेय जी, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ तो नीरज जी आ जाते हैं। अगर मंचों की और अभी की बात करती हूँ, जिनको पढ़ती आई हूँ, नीरज जी आ जाते हैं, कृष्ण बिहारी जी आ जाते हैं, और फिर और आगे आ जाती हूँ। तो चूंकि मैं गीत, गजल, मुक्तक, छंद सब कुछ में है, तो और आगे जाती हूँ तो दोहे में मुझे नरेश तांडे जी हैं, और एक बहुत अच्छे दोहाकार है मनीष बादल, अभी वो नाम इतना प्रचलित नहीं है, मेरी दुआ है कि वक्त आगे आए। इनसे प्रभावित हुई, विष्णु जी के गीतों से प्रभावित हुई, सर्वेश अस्थाना जी लखनऊ के हैं, वो सब विधा में पारंगत हैं, उनसे हुई। इन लोगों से पूछा भी, जब चिराग जैन जी के गीत, उनको तो मैं प्रणाम करती हूँ, उनके गीत को पढ़ के अगर कभी कुछ 2% भी उसका आत्मसात कर पाऊँ तो लगता है कि बहुत बड़ा कार्य हो गया है। तो बहुत सारे नाम हैं, डॉक्टर गुरविंदर बांगा हैं, गजल पे बहुत अच्छी उनकी पकड़ है, ये सब नाम धीरे धीरे आएंगे सामने। तो बहुत सारे लोगों, मेरी जो पुस्तक आ रही है उसमें भी इन सब लोगों का जिक्र है, और जिनसे मैं सबसे पहले पूछना शुरू की वो है भूपेंद्र राघव जी, मेरे बहुत अच्छे पारिवारिक मित्र हैं। उनको मैं आधुनिक निराला कहूँ तो गलत बात नहीं है। तो मैं जब कभी फंसती थी तो मैं उनके पास व्हाट्सएप कर देती थी बड़े हक के साथ, मुझे अभी चाहिए,
इसको ठीक करके बता दीजिए कहाँ गलती है। तो ये सब लोगों ने, किसी एक ने प्रभावित नहीं किया। किसी का दोहा उठाया, किसी का मुक्तक उठाया, किसी का छंद उठाया, किसी का गीत उठाया, किसी का भाव उठाया, किसी का शब्द उठाया। बहुत सारे लोगों से सीखा है। आप इतने मंचों पर उपस्थित रहती हैं, आप बहुत सक्रिय हैं, तो ऐसे में कोई ऐसा कार्यक्रम अब तक के सफर का आपका जिसने आपको रोमांचित किया? ऐसे तो बहुत सारी यादें हैं संकल्प जी जिसने रोमांचित किया, पर एक बात मैं आपको बताती हूँ। करीब 4 वर्ष पहले की बात है। योगी जी नए नए बने हुए थे मुख्यमंत्री, और उन्होंने रोमियो का वो लगाया, एंटी रोमियो का कोई कानून पारित किया था। और उस वक्त जो है वो नवरात्र चल रहा है, तो मैं मतलब पूजा पाठ मंदिर गई हुई थी, और आज तक चैनल से 2-3 कॉल आई हुई थी। जब मैं मंदिर से लौट के आई तो मैंने देखा कि आज तक चैनल से कॉल आया। पहले भी जा चुकी थी उसमें दर्शक की तरह। आज तक चैनल से कॉल आया था, करीब 9 बजे की बात है सुबह की। कॉल उठाया जो उसके गेस्ट कोऑर्डिनेटर थे, नन्नी जी आपको कॉल कर रहे थे, कॉल नहीं लगा था। मैंने कहा जी ऐसा है कि 10:30 बजे गाड़ी पहुंचेगी, 9 बजे हुआ था, 10:30 बजे गाड़ी पहुंचेगी और एंटी रोमियो पे आपको पढ़ना है। ये कवि हैं, हरिओम पवार जी थे, चिराग जैन जी, मीम जी थे, अरुण जैमिनी जी थे, मैं थी, ममता वार्ष्णेय जी थी, सारे मतलब सुदीप भोला जी थे, दिग्गज कवि थे। और वो मेरा पहला मतलब तीसरा मेरा टीवी शो था, तीसरा या चौथा टीवी शो था। अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि व्रत हूँ, खाऊं, कपड़े की तैयारी करूं, कविता लिखूं, और 10:30 बजे गाड़ी आ गई। बहरहाल ये सारी चीजें मैनेज हुई। घर परिवार में बहुत रोमांचित था, पहली बार जा रही होगी, आज तक सबने किया, और वो गाड़ी में वो कविता लिखते चली गई। और यकीन मानिए मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई मतलब वो नहीं है कि उस समय भी मुझे छंद की का नॉलेज इतना नहीं था, मुझे इतना नहीं जानकारी थी। मुझे आज भी नहीं है, आज भी मैं नहीं कहती हूँ कि मुझे बहुत जानकारी है, उस समय बहुत कम थी, पर वो लिखती ले गई, लेकिन काफी सराही गई वो कविता। और बाद में मंचों पे भी मुझसे पढ़वाया गया, वो जो आज तक भी पढ़ा था वो पढ़ो, तो वो रोमांचित करती है। और बहुत सारी पर मुझे ये रोमांचित करता है। एक ऐसा सवाल जो हमारे बहुत सारे दर्शकों के भीतर अभी घूम रहा होगा कि आप अपने पहले प्यार के बारे में हमें कुछ बताएं। पहला प्यार ऐसा शब्द तो कुछ दिमाग में आता नहीं, इसलिए नहीं आता था कि गोरखपुर में पढ़ती थी, और जो है पूरे, अब तो क्या है कि सब अलग अलग शहरों में सबके रहने लगे हैं। पिताजी रेलवे में थे, अधिकारी से एक पद नीचे थे। चाचा जी थे, वो जाने माने वकील गोरखपुर के थे, बार काउंसिल के मेंबर रह चुके 15-20 वर्षों तक। सारे रिश्तेदार, मामा, चाचा, फूफा, मौसा, सब वहीं पे। अच्छा, रेलवे कॉलोनी में रहते थे, पिताजी को बहुत अच्छा मिला हुआ था, एकोमोडेशन वहाँ रहते थे। तो आप छींकिए भी तो घर में खबर पहुंच जाती। तो अगर दिमाग में कभी आता भी था, जैसे होता है सिलसिला, को एजुकेशन में पढ़ी, कभी किसी ने कुछ कहा भी, कुछ बोला भी, तो वो हिम्मत नहीं होता था, वो जो है वो पन्ना जो कागज का होता है वो आके माता जी के चरणों में अर्पित हो जाता था कि माता जी आज इस तरह का कोई पन्ना मुझे मिला है। मेरा पहला प्यार मेरे पति ही है, वो मेरे सहेली के दोस्त थे, मेरे दोस्त के भाई थे, और उसके माध्यम से हम मिले। और जो अरेंज जो है वो प्रेम में बदला, फिर प्रेम जो है वो विवाह में बदला, और 21 वर्षों से वही प्रेम है। तो हमारे बहुत सारे दर्शक होंगे जो अब कुछ ना कुछ आपसे सुनना चाहते होंगे, तो कोई दोहा, छंद या मुक्तक जो भी आप सुनाना चाहें कुछ। मैं अपने परिचय की 4 पंक्तियां देना चाहूंगी कि हवाओं में, फिजाओं में मेरे अल्फाज बोले, हवाओं में, फिजाओं में मेरे अल्फाज बोलेंगे, मिलेंगे ताल से सुर ले तो सारे साच बोलेंगे। तो जिन्हें वर्षों छुपा कर नंदिनी ने दिल में रखा है, जिन्हें वर्षों छुपा कर नंदिनी ने दिल में रखा है, मेरे गीतों में ढलकर दर्द के अंदाज बोलेंगे, मेरे गीतों में ढलकर दर्द के अंदाज बोलेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कविताओं के अलावा और किन किन चीजों में आपकी रुचि? ना चाहते हुए बहुत सारी चीजों में रुचि रखना पड़ा। बताया पहले भी कि
संयुक्त परिवार में पली बड़ी हूँ और घर में दादी का आधिपत्य था, तो हम भोजपुरी में बोलते थे। पिताजी का नाम सुधीर था, तो चंचल रही शुरू से, साइंस की स्टूडेंट रही, तो मुझे कहते थे कि शी वॉक्स 1.5 feet above the ground। इतनी मस्त थी, इकलौती बेटी थी माँ बाप की, तो मतलब लेकिन काम करा है, मतलब दादी के वो करने की वजह से। एक हमारे वहाँ भोजपुरी में कहावत है, जईबू तो खपबू कहाँ, मतलब ब्याह करके जाओगी तो खपोगी कैसे। तो किया तो कुछ नहीं, पर सीखा सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना, घर की सफाई, बागवानी, सब कुछ सीखा। और ये एक बाई चांस ही कह सकते हैं, संयोग ही कह सकते हैं कि जब ब्याह करके आई तो भी ससुर जो है वो 8 भाई बहन थे और घर की बड़ी बहू, माता जी 6 भाई बहन, मतलब ये 8 6 14 भाई बहनों में सबसे बड़ी बहू। तो एक्सपेक्टेशंस लोगों की इतनी थी कि मैं कह नहीं सकती थी कि मुझे लालटेन जलाना नहीं आता है, तो वो भी सीखना पड़ा। और वो चूल्हा में, जो मिट्टी के चूल्हे में गांव में खाना बनाना पड़ता है, ये अपने आप में एक चुनौती रही। हाँ, वो भी करना पड़ा कि उसे कहीं ना कहीं एक बात थी कि पसंद का ब्याह किया है तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो अब एक पारंगत कुक भी हूँ मैं और बागवानी का भी शौक रखती हूँ, अपने परिवार भर का सिलाई कढ़ाई बुनाई भी कर लेती हूँ। पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, नृत्य का शौक है, उसकी कोई विद्या नहीं ली है, लेकिन मुझे नृत्य का बहुत शौक है, मैं घर में करती रहती हूँ उसको। तो लोगों से मिलने जुलने का, बात करने का शौक है, घूमने का भी शौक है, एक्सप्लोर करने का शौक है, एडवेंचर करने का शौक है, नई नई चीजों को जीवन में ढालने का शौक है और हार न मानने का शौक है। हार नहीं मानती, ये सीख है हमारे दर्शकों के लिए। और आप सभी विधाओं में लिखती हैं, सभी रसों में लिखती हैं, लेकिन श्रृंगार रस ही आपका पसंदीदा क्यों है? हाँ, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, मुझसे कई बार पूछा गया है कि प्रेम और श्रृंगार ही क्यों लिखती है। वैसे ये भी सही है कि हम लिखते हैं, जैसे टीवी चैनल्स तो क्या लिखने के लिए आपको बोल दें, आपको खुद नहीं पता होता, और वो बड़ा चैलेंज होता है। 12 घंटे 14 घंटे के अंदर आपको लिख करके जाना पड़ता है, वो लिख करके ले जाना पड़ता है। जैसे अभी न्यूज़ 24 पे था, किसानों पे लिख के गया। जी न्यूज़ पे था तो पुलवामा पे बोला गया, तो पूरा गीत ही पुलवामा पे लिख दिया गया। जी न्यूज़ पे था राम मंदिर पे लिखना पड़ा, तो पूरा गीत छंद मुक्तक सब राम मंदिर पे लिखे गए। लोकसभा टीवी से आया कि गीता पे कुछ लिखना है, कृष्ण गीता जयंती पे, तो गीता पे सब लिख दिया। लिखने को तो हर विधा हर रस, पर मुझे लगता है कि प्रेम जो है, प्रेम एक ऐसी शक्ति है, प्रेम एक ऐसा ताकत है, प्रेम एक ऐसी डोर है, प्रेम एक ऐसा माल, मतलब कहते मोती है, जो संसार के सारे विषादों को खत्म करने का जिम्मा अपने पर रख सकती है। उसके अंदर काबिलियत है, वो उसके अंदर ये कुर्बत है कि वो जो भेदभाव है, जो वैमनस्य है, जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो बराबरी है, वो सबको खत्म कर सकती है। और प्रेम सिर्फ सहचरी, सहचरा, सहयात्री या प्रेमी प्रेमिका का प्रेम नहीं होता। प्रेम का दायरा बहुत बड़ा होता है। प्रेम वो क्षितिज है जहाँ पे धरा और अंबर मिलते हैं। प्रेम वो पराग है, जैसे पक्षी स्थानांतरित करते हैं तो नए अंकुर फूटते हैं। प्रेम बहुत विस्तृत है, मैं पूरा एक पूरा इंटरव्यू इस टॉपिक पे दे सकती हूँ। तो मेरा पसंदीदा जो है वो प्रेम है। जैसे मैंने प्रेम को जिया है, हर रिश्ते के प्रेम को जिया, माता पिता के, भाई बहन के, दादा बाबा दादी के, ससुराल में आए तो पति, सास ननद, देवर, मतलब सखियों, दोस्त, सहेले, मित्र, आप सब जो छोटे हैं, तो सबके प्रेम को जिया। तो मुझे लगता है कि नहीं, प्रेम बांटना चाहिए और प्रेम लिखने से ही होती है। अच्छा विचार। तो भविष्य में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? हाँ, कोरोना से बच गए हैं तो अब योजना भी बन सकती है भविष्य की। क्यों से एक दौर ऐसा था कि लगता था कि अब बचेंगे नहीं। मेरे परिवार में भी बहुत सारी मुसीबतें आई, बहुत सारे लोग जानते हैं। अभी तो एक किताब जो है गीत मुक्तक संग्रह जो चली गई है प्रकाशक के पास, उस पे काम चल रहा है। आने वाले 1-2 महीने में वो आ जाएगा। खुलासा भी उसका कर देती हूँ, उसका नाम है आज फिर चांद खामोश। तो फिलहाल तो अभी ये है। उसके बाद शायद एक गजल की पुस्तक आ जाए, उसके बाद शायद कुछ दोहा छंद की एक आ जाए।
और मेरे हाथ में जो है वो यही है कि मैं लिख सकती हूँ। बाकी मंची भविष्य कैसा होगा ये तो वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी नई पुस्तक के लिए। आपकी एक बहुत प्रचलित गजल है, फिर तेरी याद का उजाला है, जैसे कई बार मंचों पर, टीवी पर सुना गया है। यदि आप एक बार वो सुना दें हमारे दर्शकों को तो बड़ा अच्छा होगा। हाँ, वो मेरा लगाव से है, क्योंकि वो मेरी पहली गजल, क्या मुकम्मल गजल जिसको कहते हैं। उसके पहले हम गजल जैसा कुछ लिख लेते थे, गजल ये लिखते थे कि मुझे पता था कि बस जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, लाते हैं, लिख दिए, रदीफ काफिया मिल गया तो वो गजल होगी। तो उस टाइप का कुछ टेम्परेरी लिखा करते थे। लेकिन लगभग 4 वर्ष पहले ये गजल मुकम्मल हुई और ये मेरी पहली गजल थी। इसको मैंने मंचों पे पढ़ा, काफ़ी जगह, जयपुर, आगरा, मुंबई, काफ़ी जगह पढ़ा, यहाँ भी दिल्ली, NCR। शेर हमारे दर्शकों के लिए भी इसके। हाँ, वो और अच्छा एक बात और है कि उस समय मतलब इतना सीख रही थी तो इतना धुन का भी हो रही था कि अपना भी धुन ला सकते हैं। तो बस उसको एक गाना जो है पुराना, उसकी धुन को पकड़ा और उसी मीटर पे लिख दिया और उसी धुन में गा दिया। और वो इतना हिट हो गया कि उसके बाद मुझे जो है उसको दिमाग में नहीं आया कि मैं उस धुन को बदलूं। कभी कभी सोचती थी कि उस धुन को बदल दूं, तो फिर मैं जो है वो असफल हुई धुन को बदलने में। कुछ शेर उसके आपको देती हूँ। फिर तेरी याद का उजाला है, फिर तेरी याद का उजाला है, रात भर हमने दिल संभाला है, फिर तेरी याद। और एक शेर जो है वो बहुत फिट बैठता है कि व्हाट्सएप की डीपी, आपके प्रेमी की व्हाट्सएप की डीपी और इस शेर को कनेक्ट कर लीजिए कि तेरी तस्वीर देख कर बहले, तेरी तस्वीर देख कर बहले, हमने क्या रास्ता निकाला है, हमने क्या निकाला है। और प्रेम जब चरम पे हो तो क्या हालात होते हैं दो दिलों के, इसको बयां करता है ये शेर कि कुछ भी भाता नहीं है आँखों को, कुछ भी भाता नहीं है आँखों को, तुमने किन झनों में डाला है, तुमने किन। वो सांस चलती कभी निकलती है, सांस रुकती कभी निकलती है, हमने भी कैसा रोग पाला है, हमने भी कैसा। बहुत प्यारा सा शेर है जिसकी वजह से ये पूरी गजल है कि रंग पर के सभी तो हम समझे, रंग पर के तभी तो हम समझे, इश्क का रंग सबसे आला है। आप कहते हैं ना प्रेम क्यों लिखते हैं, तो बस इसीलिए लिखते हैं कि रंग पर के तभी तो समझे हम, इश्क का रंग सबसे आला है। और मक्ती का शेर जो मेरे बारे में, और अंतिम शेर इस गजल का कि नंदिनी क्या डरे ज़माने से, नंदिनी क्यों डरे ज़माने से, ये ज़माना तो देखा भाला है, ये ज़माना तो देखा भाला है,
फिर तेरी याद का उजाला। बहुत शुक्रिया। इतनी खूबसूरत गजल, जितनी खूबसूरत गजल उतनी ही मीठी आपकी आवाज। बहुत शुक्रिया। 4 चांद इसमें आपकी आवाज ने लगा दिए। एक आप सभी की पसंदीदा कवित्री हमारी नंदिनी श्रीवास्तव जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। दोनों एक ही है। ताकत भी मेरा परिवार है, कमजोरी भी मेरा परिवार ही है। ताकत इसलिए है कि वो हैं तो मैं हूँ, मेरा वजूद है, मेरी जिंदगी है, सब कुछ है मेरी लाइफ में, मेरी रौनकें हैं, और वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं बाहर निकलती हूँ और मेरे घर में सब स्वस्थ है तो वो मेरा ताकत है। कहीं कमिटमेंट है कि मुझे आना है और कोई घर में बीमार है, कोई दिक्कत है, तो वो मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ, वो परफॉर्मेंस ही नहीं हो पाता है मुझसे जो मैं देना चाहती हूँ। तो वो मेरी कमज़ोरी भी वही है, मेरा ताकत भी वही है, मेरा गुरूर भी वही है, मेरा जो। क्या बात है। हम एक आखिरी सवाल और आपसे करना चाहते हैं, फिर इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे, कि जो नए रचनाकार हैं, जो नवंकुर हैं, जो नया नया लिख रहे हैं, उन्हें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? नए रचनाकारों को भी सुझाव देना चाहूंगी और नए रचनाकारों को मंच देने वालों को भी सुझाव देना चाहूंगी। नए रचनाकारों को ये सुझाव देना चाहूंगी कि माइक को पकड़ने की और छपने की गलती जरूर मत करें। लिखना एक तपस्या है। सिर्फ लिख देना ये बड़ी बात नहीं कि आपने आज आपने पेन कॉपी लिया, बैठ गए, आज मुझे इस पे लिखना है, वो लिख दिया, वो उल्टा सीधा लिखा, उसमें भाव में दोष है। मैं शिल्प की बात नहीं करती हूँ अभी, क्योंकि शिल्प तो सीखते सीखते आता है। मैं शिल्प की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शब्द की बात, मैं व्याकरण की बात, मैं भाव की बात कर रही हूँ। कम से कम उसमें तो आप पुष्ट हो, उसमें तो आप पुष्ट हो। शिल्प की बात ठीक है, आपको भर नहीं आता, मीटर नहीं आता, मात्रा नहीं आता, वो वक्त के साथ आएगा और वो पूरी तरह उसमें पारंगत कोई नहीं होता। कुंवर बेचैन जी हमारे बीच चले गए, 76-77 वर्ष की उम्र होके चले गए। वो कहते थे कि मैं भी सीख रहा हूँ। मेरी जब बात उनसे होती थी तो वो कहते थे मैं भी सीख रहा हूँ। तो जब ऐसे लोग कह रहे हैं कि मैं सीख रहा हूँ, नया नया रोज प्रयोग कर रहे हैं, आप पढ़िए ना, चिराग जी को पढ़िए, कृष्ण जी को पढ़िए, सर्वेश जी को पढ़िए, आलोक जी को पढ़िए, ये रोज नया नया कुछ प्रयोग करते हैं। जब वो सीख रहे हैं तो जो नए हैं उनको भी सीखना है। तो छपने और माइक पकड़ने से पहले कम से कम आप अपने आप को संतुष्टि कर दीजिए कि ऐसा ना हो कि आने वाले 5-7 साल वर्षों में जब आप अपना लिखा हुआ पढ़ें या अपना बोला हुआ सुने तो आपको शर्म आए कि मैंने ये लिखा, आपको ग्लानि हो। इसलिए और इसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि खूब पढ़िए, 100 पढ़िए, 10 गुनिए तो 1 लिखिए। जो लोग मंच दे रहे हैं वो भी ध्यान दें, कि वो जो साहित्यकार लिख देते हैं, वो जो तमाम आजकल जो क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट कोरोना में बंटने लगे हैं ऑनलाइन, उससे क्या होता है ना, वो एक कहते हैं कि एक पुष्ट रचनाकार को की हत्या कर देते हैं। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण देती हूँ, मान लीजिए आपने 4 पंक्तियां फेसबुक पर पोस्ट की, कुछ तो मैं महत्व रखती हूँ, मैंने लिख दिया वाह 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 वाह, बहुत शानदार पंक्ति। अब आपको ये लगा कि नंदिनी श्रीवास्तव जी ने मुझे बोल दिया वाह 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 वाह, अब तो मैं बड़ा कवि हो गया, अब ना मुझे किसी को पढ़ने की जरूरत है ना किसी को सीखने की जरूरत है। ये बात जो है, ये भाव जो है, वो ये भ्रम जो है, ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है, वो एक खूबसूरत से लेखक संकल्प की हत्या अंदर। इसलिए ये जितने लिखने वाले की जिम्मेदारी है, उतनी उनको सुनने पढ़ने वालों की भी जिम्मेदारी है कि उसको किस तरह से प्रस्तुत किया जाए। खूब पढ़िए, 100 पेज पढ़िए, 1 पेज लिखिए और उसमें से 2 पंक्ति छाट लीजिए कि कौन सी पंक्ति आपकी ये है, और कुछ नहीं देना चाहूंगी। और हाँ, एक बात और, धैर्य रखिए। कभी भी सफलता किसी शॉर्टकट से नहीं आती है। लिफ्ट से चढ़ेंगे तो लिफ्ट से उतर भी जाएंगे, सीढ़ी से चढ़ेंगे तो सीढ़ी से उतरेंगे। ये बात मैंने सीखी है। और मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वो हमेशा कहते हैं कि सहस पके सो मीठा होए कविता, और मैं उसमें जोड़ती हूँ रिश्ता।
कि वो कविता हो या रिश्ता हो, दोनों को वक्त देना पड़ता है पकाने के लिए, लोगों के सामने दे सकते। तो धैर्य रखना है, संयम रखना है, सहजता से धीमी धीमी आंच पे मीठी मीठी से खीर करता भी पकाना। बहुत अच्छा। तो हमारे अगले एपिसोड में दीपक सैनी जी आ रहे हैं। अच्छा, तो उनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छे मित्र हैं हमारे और एक दो बार मंच उनके साथ साझा किया है मैंने। और नए जो बच्चे आ रहे हैं, जो हास्य में, व्यंग में और जो अपने आप को आजमाना चाहते हैं, उनके लिए वो प्रेरणा हो सकते हैं। और सेंस ऑफ ह्यूमर उनका अच्छा है, त्वरित टिप्पणियाँ उनकी बहुत अच्छी होती हैं। जिस मंच पे रहते हैं वो माहौल बहुत खुशनुमा सा बन जाता है। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं अगले श्रृंखला के लिए, और आप लोगों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जाते जाते आप बस कोई एक कविता हमारे दर्शकों को सुना दें, फिर हम इस कार्यक्रम को समाप्त। कविता तो बड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं जो है गीत, मूलतः मैं गीत ही लिखती हूँ। तो बहुत सारे नवांकुर नए लोग भी देख रहे होंगे, तो मैं श्रृंगार और प्रेम की दो मुक्तक आपको देख करके जाती हूँ। ये दिल समझदार है कोई बच्चा नहीं, दिल समझदार है कोई बच्चा नहीं, हमने ये कब कहा प्रेम सच्चा नहीं, हमने ये कब कहा प्रेम सच्चा नहीं। और दो घड़ी तो मनाने में जाते गुजर, दो घड़ी तो मनाने में जाते गुजर, बेवजह रूठना हमसे अच्छा नहीं, बेवजह रूठना हमसे अच्छा नहीं। ये उस बात पे हुई थी कि 4 घड़ी के लिए मिलते हैं और 2 घड़ी जो है शिकवे शिकायत में बीत जाते हैं। तो ऐसा मत करो। और जाते जाते 4 पंक्तियां और आपको दे जाती हूँ प्रेम की ही कि नींद में हम तेरा नाम जपने लगे, नींद में हम तेरा नाम जपने लगे, प्रेम पावक में कुंदन सा तपने लगे, प्रेम पावक में कुंदन सा तपने लगे। और तुम मेरे गीत में जब से शामिल हुए, तुम मेरे गीत में जब से शामिल हुए, सारे अखबार में हम तो छपने लगे, सारे अखबार में हम तो छपने लगे, सारे अखबार में हम तो छपने लगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़ी। तो ये थी नंदिनी श्रीवास्तव जी, और अगले सैटरडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक सैनी जी। तो आइए अब चलते हैं थिएटर रूम की तरफ। मैं संतोष जैन, बहुत बहुत धन्यवाद।